अस्सलामुअलैकुम। नावल नहल जिसकी राइटर है फातिमा नूर, उसकी ये तीसरी एपिसोड है। तुम ठीक हो? कुर्रत ने सर उठाकर इत्मीनान से साथ बैठी हरीम को देखा। तुम ये तीसरी मर्तबा पूछ रही हो? मैं तीसरी मर्तबा अपना जवाब दोहरा देती हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। हरीम ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो गंदी चेहरे वाले आम से नकूश की हामिल लड़की थी। ना कुछ खास सी, ना मिसल नूर हूर जैसी, मुनासिब कद और जहानत से भरपूर ब्राउन आंखें। वो उनकी क्लास की सबसे ज़हीन लड़की थी, सबसे ज़्यादा खुश इखलाक भी, लेकिन उसका मरकज़ी निगाह बनना नहीं आता था। वो पस मंज़र में रहती, उसे भुला दिया जाता और वो उस भुला दिए जाने पर राज़ी रहती। उसे ज़रूरतन याद किया जाता और वो उस याद किए जाने पर शिकवा ना करती। उसे ख्वाहिश बनना नहीं आता था, ना तवज्जो लेना आता था। वो पुरहजूम महफ़िलों की खामोश तमाशाई होती, पुरशोर महफ़िलों की खामोश सामे वो महफ़िलों में होती तो हरीम को उसे ढूंढ कर सबके बीच लाना पड़ता। वो सबके बीच होती तो ज़बरदस्ती बुलवाना पड़ता। ऐसा नहीं था वो कम गो थी, उसे बस महफ़िलों में अल्फाज तरतीब देने पड़ते थे। उन तरतीब दिए गए अल्फाज को अदा करने में दिक्कत होती। वो खुश गुफ्तार होती अगर मारिया की तरह मुसलसल बोल लेती। वो खुश लिबास होती अगर वो हरीम जैसी खूबसूरत होती, लेकिन कुर्रतुल-ऐन उन जैसी नहीं थी। वो ना उसने कभी खुद को उन जैसा बनाना चाहा था। वो खुद को जैसी थी वैसी पसंद थी। बस एक धीमी सी मुस्कान थी जो उसके चेहरे पर हमा वक्त रहती थी। एक उसकी आंखें थी जो रोशनी पड़ने पर तलसुमाती लगती थी, और बस कुर्रतुल-ऐन के पास यही खूबसूरती थी। लेकिन हरीम को वो अजीज़ थी। उसके बीमार होने पर वो पिछले 5 दिनों में 2 बार उनके घर गई थी। मोहतरमा, वो तुम ही थी जिसने तस्बीह के गम में खुद को बीमार कर लिया था, और अब वो तुम होगी जो पेपर के गम में खुद को बीमार कर लोगी। मुनीबा किताब उठा उनके साथ आकर बैठी तो हरीम का मुंह बिगड़ा। उससे मुनीबा अच्छी नहीं लगती थी। मेरी तैयारी है बड़ी। अच्छा सोचिए मुनीबा, अगले महीने से उनके पेपर शुरू हो रहे थे। वो तो मेरी भी है बड़ी। कुर्रत ने एक नज़र मुंह बनाती हरीम पर डाली और दूसरी मुनीबा पर, फिर खुनकारी। हम कल कैंटीन जा रहे थे, चलेंगे मुनीबा? हाँ ज़रूर, मैं बुक रख कर आती हूँ। वो फ़ौरन उठ गई। हरीम का बिगड़ा मुंह कुछ और बिगड़ गया। कुर्रत ने बामुश्किल अपनी हंसी छुपाई। क्या ज़रूरत थी उसे दावत देने की? पेपर आने वाले हैं ना, इसलिए अब तुम्हारी चापलूसी करने लगी है। साथ बैठी थी, ना देती दावत। तहम्मुल से उसकी नाराज़गी को देखा और उठ गई। हरीम कुछ और भी कह रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ अब धीमी होती जा रही थी। टिकट बुक करवा ली तुम? उन्होंने सामने बैठकर टीवी देखते ईसा को मुखातिब किया। जी, कब की? नेक्स्ट मंथ की। हयात साहब ने कुछ कहने की बजाय सर हिला दिया। नज़रें टीवी पर गई जहां ईसा सिर्फ चैनल सर्चिंग कर रहा था। वो कुछ देर उसे देखते रहे। कोई बात ढूंढनी चाहिए जो वो कर सकें, कोई सवाल जो वो पूछ सके, कोई किस्सा, कोई याद जो वो एक दूसरे से शेयर कर सके। और उन्हें यकदम एहसास हुआ कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो वो ईसा से बात करने के लिए कह सके। अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल वो पैसे बनाने में मसरूफ़ रहे और उन्होंने यादें बनाने का वक्त खो दिया। टीवी पर जमी उनकी नज़रों ने ईसा को देखा जो कब से चैनल सर्फिंग कर रहा था। अगर उसे टीवी नहीं देखनी थी तो वो यहाँ क्यों बैठा था? क्या इसलिए कि उनके साथ बैठ सके, कुछ वक्त गुजार सके? उनके दिल में खुशफहमी सी पैदा हुई। उन्हें यकीनन कुछ कहना चाहिए, कोई बिजनेस रिलेटेड बात, मुल्क की सियासत पर बहस, वो आगे क्या करेगा ये पूछना चाहिए, कुछ भी, लेकिन उन्हें कोई बात शुरू करनी चाहिए। टीवी देखते हुए ईसा हयात की मुतज़ब्ज़िब नज़रों से बेनियाज चैनल सर्फिंग कर रहा था जब एक चैनल पर वो रुका। वो कोई इस्लामी चैनल था जिस पर नकाब में मलबूस कोई खातून किसी मसले पर बहस कर रही थी। वो बेध्यानी में उस औरत को देखे गया, उसकी स्याह आंखों को, आंखों के तासुरात को, स्याह नकाब को। फिर वो स्याह आंखें भूरी आंखों में तब्दील होने लगी। उन आंखों में पानी भरने लगा। उस पानी में किसी का अक्स चमका। ईसा उस अक्स में डूबा। ईसा उन खातून के हाथ में थामी सब्ज कड़ियों वाली तस्बीह सफ़ेद मोतियों में तब्दील हुई। उसके जहन में ज़मीन पर बिखरे मोती चमके, किसी की आंखों में बिखरे मोती समाये। ईसा, वो चौंका। उसके साथ वाले सोफे पर बैठे हयात उसे बुला रहे थे। जी, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं, उसने सर झटका। नज़र टीवी पर गई। वो औरत अब भी वही थी, लेकिन अब वो भूरी आंखें और पानी गायब था। तुम कब से इस्लामिक शोज देखने लगे? हयात ने यूं ही बात करने की घर से पूछा। ईसा ने टीवी बंद कर दी। वैसे ही देख रहा था, उसका मूड जैसे बिगड़ गया था।
अच्छी बात है, देख लिया करो, अपने दिन के बारे में इल्म होना चाहिए। उन्होंने जैसे बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ईसा ने रुख मोड़कर उन्हें देखा। ये बात आपको मुझे 10 साल पहले कहनी चाहिए थी। हयात लाजवाब हुए। ईसा अब उठकर अपने रूम में जा रहा था और वो वहीं बैठे रह गए। छत से सूखे कपड़े उतारकर वो सहन में आई तो महर बरामदे में रखे तख्त पर बैठी थी, किताब सामने फैलाए जिससे उसका चेहरा छुप गया था। उसने कपड़े साथ रखे, चारपाई पर डाले और महर को देखा। पेपर कब हैं तुम्हारे? वो एफएससी के पहले साल में थी। 3 महीने बाद। इसी तरह मुनहमिक से अंदाज में जवाब आया। तैयारी कैसी है? अच्छी है। पेपर अच्छे हो जाएंगे? बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिना सर उठाए जवाब दिया। और क्या लिखोगी पेपर में? ये कि फलां हीरो ने हीरोइन को फलां तोहफा दिया। वो आखिरी सूट रखती उस तक आई और किताब सामने से हटाई। किताब पर रखा नॉवल गिर गया। महर हड़बड़ा कर सीधी हुई। वो आपी की बच्ची, ये पढ़ाई कर रही हो तुम? उसे घूरा। अभी ही पढ़ना शुरू किया था। वो मनमनाई। हाँ, आधी रात तक बिस्तर में घुस कर तो तुम अपने पेपरों की तैयारी करती हो ना? महर ने थूक निकला। आपी जानती थी कि वो आधी रात तक नॉवल पढ़ती है। कभी कभी पढ़ती हूँ। कुर्रत ने गहरी सांस लेते उसे देखा। आजकल तुम कभी कभी नहीं पढ़ रही महर। बस ये हफ्ता ज़्यादा पढ़ा है, आइंदा पढ़ूंगी ही नहीं। वो खफा हुई। मैं ना पढ़ने का नहीं कह रही, बस बहुत ज़्यादा ना पढ़ने का कह रही हूँ। ज़्यादती जिस शय की भी हो बुरी है। एक आध नॉवल में भी पढ़ लिया करती हूँ महीने में, लेकिन इस कदर ज़्यादा नहीं। महर के हर काम छोड़कर इसी में घुसे रहो। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम आधी रात तक ये नहीं पढ़ती? कॉलेज से आने के बाद फिर दोबारा से नॉवल नहीं उठा लेती? जब से तुम अपनी दोस्त से ये लेकर आई हो तुमने कॉलेज का पढ़ना छोड़ दिया है तकरीबन। नरमी से उसे समझाया तो वो सर झुका गई। हिफ्सा को वापस करने थे इसीलिए जल्दी पढ़ रही थी। पेपरों के बाद ले आना फिर। अभी पेपरों की तैयारी करो। और तुम हिफ्स की दोहराई भी नहीं कर रही ना? महर की शर्मिंदगी कुछ और बढ़ी। नहीं, बहुत बुरी बात है ये महर। अबू बकर को देखा जो याद करता हर वक्त पढ़ता रहता है। एक हाफिज अपना कुरान भूल जाए, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात कोई नहीं है। बस आज से नियत कर रही हूँ पक्की वाली, और ये नॉवल भी वापस कर दूंगी हफ्सा को कल इंशाल्लाह। वो एक अज़म से बोली तो कुर्रत मुस्कुराई। शाबाश। कपड़े उठाते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ी, जबकि महर अपना नॉवल साइड पर रख के बुक उठाए पढ़ रही थी। ए सुनो, वो बाहर जा रहा था जब दरवाजे से अंदर दाखिल होते मुबीन को रोका। जी सर। वो जो तस्वीर दी थी वो फेंक दी तुमने? यूं ही सरसरी सा पूछा। नहीं सर, आपको चाहिए थी। मुझे क्यों चाहिए होगी? रखो अपने पास या फेंक दो। नाक से गोया मक्खी उड़ाते वो जाने लगा जब मुबीन की बात सुनकर रुका। तस्वीर को कैसे फेंकूं सर? वो जैसे खुद से बुड़बुड़ाया। कैसे फेंकूं मतलब? मुबीन गड़बड़ाया। मेरा मतलब इतनी मुकद्दस होती हैं तस्बीहात, कैसे फेंक देता? सीरियसली? चंद सफ़ेद मोती ही तो हैं। वो आम मोती नहीं लगते सर, बहुत साफ हैं, पाक से। उसके ख्याल के पर्दे पर कोई लहराया, फिर उसने सर झटका। जो भी हो, अब वो तस्वीर मुझे अपने आसपास नजर ना आए, बेजारी से कहते वो आगे बढ़ गया, जबकि मुबीन ने अफसोस से सर हिलाया। इतनी मुकद्दस तस्वीर को फेंक दूँ? ईसा सर भी ना पार्टी अपने अरूज पर थी जब वो वहां पहुंचा। होटल की छत पर गोया रंगों का सैलाब आया हुआ था। वो इर्द गिर्द तायराना निगाह डालता अम्मार के पास पहुंचा जो किसी लड़की के साथ ठहरा हुआ था। ईसा को आते देख उसकी तरफ आया। तुमने तो कहा था कि नहीं आओगे, उससे बगल की रोते हुए वो हैरान हुआ था। अचानक प्लान बना लिया बस। जैन कहाँ है? च्युइंगम चबाते हुए उसने इर्द गिर्द देखा। वो ब्लू जीन्स पर सुरमई रंग की शर्ट पहने हुए था, बाजू कोहनियों तक मोड़ रखे थे। सारा को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। अमार हंसा। ये पछताएगा। उसने सर झटका। नजर सामने से आती लड़की पर गई। स्याह रंग की शर्ट पर ब्लू जीन्स पहने, बालों को जोड़े में लपेटे, सुर्खों सफेद रंगत वाली हसीना। वो बिना पलक झपके उसे देखे क्या? वो जो कोई भी थी, भला की हसीन थी। उसका नाम सोफिया है। अमार ने सरगोशी की। जो वो चौंका, फिर शान उचकाए। मैं नहीं जानता इसे। जान लेना। ओ हेलो सोफी, कैसी हो? वो उसे मुखातिब करते इख्तिताम पर सोफिया की तरफ बढ़ा और उससे साथ लगाया। फाइन, तुम कैसे हो? अमार ने मुस्कुराकर सर को खम दिया, फिर ईसा को देखा जो उन्हें खामोशी से देख रहा था। इससे मिलो। ईसा हयात? जानती हूँ, नाजगी से हंसते हुए अपना हाथ ईसा की तरफ बढ़ाया। कैसे? उससे हाथ मिलाकर कदरे अचंभे से पूछा। यूनिवर्सिटी में मुझसे सीनियर थे तुम। हमारी 2-4 बार मुलाकात भी हो चुकी है लंदन में। ईसा ने अब्रू उचकाए। मुझे याद नहीं ऐसा कुछ। तुम गालिबन लोगों को याद रखने में अच्छे नहीं हो। सोफिया मुसलसल मुस्कुरा रही थी। हमारा वहाँ से गैर महसूस अंदाज में गायब हुआ था। मैं एतराफ़ करता हूँ, मैं वाकई लोगों को याद रखने में अच्छा नहीं हूँ।
हालांकि मैं भूले जाने के काबिल नहीं हूँ। उसके लहजे में गुरूर सिमट आया। ईसा हल्का सा मुस्कुराया। मेरी याददाश्त ने तुम्हें याद रखे जाने के काबिल नहीं समझा। अफसोस। सोफिया हंसी। साफ गोहू, तुम मुंह फट भी कह सकती हो, मैं माइंड नहीं करूँगा। इतनी साफ कोई अच्छी नहीं होती। अच्छा होने की फिक्र किसे है? लबों पे महजूज गुन मुस्कुराहट थी। वो जैसे सोफिया की कंपनी एंजॉय कर रहा था। ना अच्छा लगने की फिक्र, ना बुरा होने का गम। आई एम इम्प्रेस्ड। ईसा जवाब दिए बिना सामने देखने लगा जहाँ से जैन आ रहा था। उसके साथ मुस्कुराती हुई सारा भी थी। सोफी कैसी हो तुम? सोफिया को देख सारा आगे बढ़ी, जबकि जैन ईसा के साथ आ खड़ा हुआ। तुम कैसे आ टपके? उसके साथ खड़े होते हुए जैन ने आहिस्ता आवाज में पूछा। क्यों, खुशी नहीं हुई मेरे आने की? नहीं। जैन का मुंह बिगड़ा। ईसा ने रुख मोड़कर उसे घूरा और फिर सारा की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो उससे कुछ कह रही थी। क्या ये उसने नहीं सुना, क्योंकि वो बिना पलक झपके उसके गले में मौजूद सफ़ेद मोतियों की माला देख रहा था। सफ़ेद मोती, सफ़ेद तस्बीह, सफ़ेद पानी। इर्द गिर्द सिर्फ एक रंग बाकी रह गया, सफ़ेद। ईसा, वो चौंका, फिर जैन को देखा। क्या सारा पूछ रही है कि तुम कैसे हो? ईसा ने सर झटका। फाइन। मुझसे नहीं पूछोगे कैसी हूँ? ठीक लग रही हो तो ठीक ही होगी। शान ने हिचकाया। सारा हल्का सा मुस्कुराई, फिर सोफिया की तरफ मुतवज्जा हो गई। जैन अलबत्ता वहीं उसके साथ ठहरा रहा। तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? सारा और सोफिया के वहां से हटते उसने जैन से पूछा। अनकरीब इस सवाल का जवाब दूंगा। वो पुरस्कार से मुस्कुराया। मुझे अभी इस सवाल का जवाब मालूम है। पॉकेट में हाथ डाले उसने इर्द गिर्द देखा। डेकोरेशन, इर्द गिर्द घूमते लोग, खुशबुओं में बस ये लड़कियां, और एक जगह उसकी नज़र ठहर गई। सामने किसी लड़के से बात करती स्याह मैक्सी में मलबूस कोई लड़की ठहरी थी, सफ़ेद, जिसकी मैक्सी इस कदर लंबी थी कि वो उसके पाँव से नीचे तक आ रही थी। सब बिना पलक झपके उसे देखता रहा। ज़हन के पर्दे पर कोई स्याह बुर्का लहराया। पहाड़ की चोटी पर ठहरी स्याह चोगा पोश शहजादी, जिसका बुर्का हवा से फड़फड़ा रहा था। उसके हाथों में सफ़ेद स्याह दस्तानों में छुपे हाथ। ईसा, जैन ने जोर से उसका बाजू हिलाया तो उसकी महवियत टूट गई। चौंक कर उसे देखा, फिर नजर दोबारा उस टेबल पर गई। वो लड़की गायब थी। हुआ क्या है तुझे? क्या हुआ है मुझे? कदरे उकताकर कहते उसके साथ वाली चेयर पर बैठा। गायब दिमाग लग रहे हो। कुछ नहीं हुआ। उसे लम्हों में कोफत ने आन घेरा। वाकई? क्या वाकई? झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, दिमाग मत खाओ मेरा, छिड़क कर उसे कहा तो जैन खामोश सा हो गया। ईसा ने अंगूठे से माथा मसला। वो लड़की क्यों उसके दिमाग से चिपक गई थी? बस चच्ची, गुस्से में तलाक दे दी बेचारे ने। फरा है ही इस कदर तेज जबान। दरवाज़ा बंद करके पलटी तो नफीसा बाजी की आवाज़ कान में पड़ी। साथ में ताई और अम्मा भी बैठी थी। वो बेख्तियार एक थकन भरी सांस लेकर रह गई। नुमान साहब वगैरह 3 भाई और एक बहन थे। सबसे बड़े करीम ताया थे, उनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। नफीसा बाजी, अनीसा बाजी और जवाद के अलावा बाकी दोनों की शादी हो चुकी थी। दूसरे नंबर पर नुमान साहब थे, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। फिर पुप्पो, उनके भी 2 बेटे और बेटियां थी। बेटों के नाम आहद और मोहित, जबकि बेटियों के नाम किरण और महानूर थे। वो सब अभी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट थे। सबसे छोटे जाहिद चचा थे, उनका एक 8 साल का बेटा और 3 साल की बेटी थी। दादा ने सबको उनके अलग अलग घर बनाकर दे दिए थे। कुछ इलाका भी इधर ही था, इसलिए सबके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें भी थी, जिनकी बहुत अच्छी ना सही लेकिन सुकून से सब गुजार रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नफीसा बाजी? वो दरवाज़ा बंद करके आई और उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नफीसा बाजी आगे बढ़ी और वालहानापन से उसे गले लगाया। वो गड़बड़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह। देखियो तो अम्मी कितनी बड़ी हो गई है खैर से। ताई ज़बरदस्ती मुस्कुराई। बच्चियाँ तो जल्दी बड़ी हो जाती हैं नफीसा। कुर्रत, तुम जाओ खाना गर्म करके खा लो, अम्मा ने नफीसा बाजी से कहते इख्तिताम पर उसे मुखातिब किया तो वो फ़ौरन अंदर गए। नमाज पढ़कर जब वो वापस आए तो वो लोग अभी भी किसी बात पर बहस कर रही थी। बस चची, मेरे सामने तलाक दे दी अशरफ ने। वो तो शुक्र है कि फरा पेट से थी तो तलाक नहीं हुई। किचन की तरफ जाती कुर्रत रुके। तलाक हो जाती है ऐसे नफीसा बाजी और ताई चौंक कर उसे देखने लगी। हो जाती है भाई, हमने तो हर जगह से यही सुना है कि नहीं होती। दीन सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलता। सूरह तलाक में खुद अल्लाह तबारुक ने फरमाया है कि हमल वालियों की इद्दत हमल जन्ने तक है, यानी इस सूरत में तलाक हो जाती है। अलबत्ता तलाक वाकई बच्चा पैदा होने के बाद होती है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ औरत को तलाक वाक़ई हुई और उसकी इद्दत भी ख़त्म हो गई, लेकिन इस दौरान मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग ही रहेंगे। कदरे सादगी से कहते हुए उसने जैसे उन दोनों को खामोश करा दिया। सादिया ने फ़ख्र से अपनी बेटी को देखा।
भाई मेरे देवर ने खुद जाकर फतवा लिया है किसी आलिम से। नफीसा बाजी भी कहाँ हार मानने वाली थी। या तो आपके देवर झूठ बोल रहे हैं या उन आलिम को मुगालता हुआ है, क्योंकि मैंने कुरान में यही शय पाई है जो आपको बता दी। मतानत भरी संजीदगी से कहते हुए वो किचन में चली गई। पीछे ताई और नफीसा बाजी चुप सी रह गई। वो एकदम हड़बड़ा कर उठा और गहरे सांस लेकर इर्द गिर्द देखा। वो अपने कमरे में सो रहा था। वो मार्गला हिल्स पे नहीं था। क्या मसला है भाई? झुंझलाकर कंबल उतारा और बाहर बढ़ा। रेलिंग पर खड़े होकर नीचे देखा तो 2-4 मुलाजिम नीचे काम कर रहे थे। अभी फजर सही तरह तलू नहीं हुई थी, अंधेरा अभी बाकी था। वो चल हमें नीचे देखता रहा। ये दूसरा दिन था जब उसने ख्वाब में वही मंजर देखा था, मार्गला हिल्स और नीचे गिरती लड़की। हर बार ख्वाब यहीं टूट जाता और उसकी नींद खराब हो जाती। ख्वाब का मंजर बहुत वाज़ेह था और सबसे ज़्यादा वाज़ेह वो तस्वीर थी। वो चौंका, एक नज़र नीचे डाली जहाँ मुबीन सफाई कर रहा था। ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ डाले वो नीचे उतरा। मुबीन, जी सर। वो फौरन सीधा हुआ और ईसा को देखा। वो तस्वीर तुम्हारे पास है? नहीं सर। किसी को दे दी? अबरू अचकाए। नो सर। फेंक दी? नहीं सर। फिर कहाँ है वो मुझसे खो गई। ईसा का दिमाग भग से उड़ा। व्हाट? कहाँ खो दी? मालूम नहीं सर, मेरे पास ही थी लेकिन पता नहीं कैसे खो गई। वो ईसा का रिएक्शन देखते डर गया। खुद ही तो कहा था कहीं देने या फेंकने के लिए, अब अगर गुम हो गई तो ऐसे क्यों देख रहे हैं? स्टूपिड इंसान, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ऐसे कैसे खो दी वो? पता नहीं सर, मेरे पास ही थी। ग्रॉसरी की शॉपिंग करने गया तो पता नहीं कहाँ गिर गई। बड़ा गया। जाकर ढूंढो उसे वरना वो हशर करूंगा कि याद रखोगे। वो तैश में आता घुर्राया। जी 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 सर। मुबीन फौरन से वहां से गायब हुआ। जाहिल। वो बुड़बुड़ाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पता नहीं कहाँ कर दी थी तस्बीह। अगर ना मिली तो देख लेगा वो उन सबको। आप ही ये तस्बीह बन भी तो सकती है ना? महर से लकड़ी का डब्बा उठाया, उस तक आई तो कुर्रत ने सर उठाकर उसे देखा। नहीं बनेगी। आवाज मध्यम हुई। क्यों? इसके साथ कोई और मोती मिला ले। इस हाथ के मोती खो गए हैं महर, अब कोई मोती इन जैसा नहीं बन सकता। उसने किताब बंद कर दी। दिल में तकलीफ सी उठी। आपको ढूंढना चाहिए था उन्हें, वो दुख से कहती उसके साथ बैठी। ढूंढा था, जितनी वक्त ने इजाज़त दी, नज़रों ने साथ दिया, उतना तो ढूंढा ही था। उसने सफ़ेद तस्बीह हाथों में ली। उसके पूरे 50 दाने गायब थे। उसके नाम का एक हिस्सा भी गायब था। जाने वो अधूरा नाम और अधूरी तस्बीह कहाँ थी? ये कितनी प्यारी थी आप ही, आपको इसे नहीं खोना चाहिए था। लेकिन मैंने इसे खो दिया, वो कदरे दुख से कहती तस्बीह दोबारा डब्बे में बंद करने लगी। वो अधूरी थी और जब तक वो अधूरी रहती उसका दिल यूं ही दुखी रहता। खुद को मजीद दुख से बचाने के लिए उसने उसे अधूरी तस्बीह को संभाल कर रख लिया था और दूर कहीं अंदर उसे एहसास था कि शायद उसके अंदर का कोई हिस्सा भी अधूरा हो गया था। गाड़ी कहाँ है मेरी? वो बाहर आया तो गाड़ी पोर्च में नहीं थी। साथ कर ड्राइवर को हाथ से आगे आने का इशारा किया और माथे पर बल डाले पूछा, वो तुम्हारे डैड ने वर्कशॉप पे भिजवा दिए? ड्राइवर की बजाय जवाब शहवार ने दिया था। वो निकसिक से तैयार पीछे से आ रही थी। किस लिए और किससे पूछकर? कोई मसला आ रहा होगा इसलिए भेजा है। सामने ब्लू जीन्स पर ग्रे शर्ट, पाँव में स्याह जॉगर्स और माथे पे बिखरे बालों वाले ईसा को देखा। वो हमेशा ऐसे ही लापरवाह हुलिये में रहता था। ये अलग बात थी कि उस हुलिये में भी वो बला का हैंडसम लगता था। वाओ, मुझे पता नहीं क्यों नज़र नहीं आया मसला। हाथ झुलाते वो अंदर को बढ़ने लगा। जब शहवार की बात पर रुका, तुमने कहीं जाना था? यूं ही आउटिंग के लिए जा रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिसेस जफर के घर जा सकते हो, उनके यहाँ पार्टी है आज। तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे वहाँ यकीनन। वो चल हमें सोचता रहा, फिर कदम आगे बढ़ा दिया। तुमने चेंज नहीं करना? मैं ऐसे ही जाऊँगा। एनी प्रॉब्लम मॉम? वो अब्रोज का सवाल किया। नॉट एट ऑल। वो गहरा सांस लेती आगे बढ़ गई। ईसा ने अपनी मर्जी करनी होती थी, सो उससे बहस बेकार थी। ईसा उनकी बात सुने बगैर ही गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। गाड़ी के पास खड़े ड्राइवर से चाबी ली और फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गया। उसे ये ड्राइवर के चोंचले पसंद नहीं थे। ये क्या है? वो जो गाड़ी स्टार्ट करने लगा था, शहवार की आवाज़ पर रुककर पैसेंजर सीट की तरफ देखा और वो जैसे एक पल को साकित रह गया। पैसेंजर सीट के नीचे बिल्कुल सामने ही सफ़ेद मोतियों की तस्बीह पड़ी थी। ईसा ने झपट कर उसे उठाया। क्या ये तुम्हारी थी? वो अंदर बैठते हुए उससे पूछ रही थी। नहीं। फिर किसकी है? मुझे क्या मालूम, आप एड्रेस बताएंगी प्लीज़? उखड़े अंदाज में मुखातिब किया। हाँ श्योर। वो उसे एड्रेस बताने लगी, जबकि ईसा के दिल को पता नहीं क्यों लेकिन सुकून मिल गया था। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सुलगाकर कश लेने लगा। वो जब यहाँ आया था तो पुरसुकून था। अब जब यहाँ चंद दिन गुजारे थे तो अंदर बाहर हर तरफ बेचैनी फैल गई थी। बेजारियत थी कि हद से सवा थी। उसका दिल चाह रहा था कि वहाँ से भाग जाए।
ईसा तुम अकेले क्यों कर बैठे हो? उसने पलट कर देखा, फिर रुख मोड़ लिया। वो फाखिर था, मॉम के कज़न का बेटा। क्या अकेले बैठना मना है? तबीयत की बेजारियत आवाज़ में भी झलकी। इतनी खूबसूरत तितलियों के होते हुए अकेले बैठना मना है? उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वहाँ हर तरफ मर्द औरत थे, हर तरह के लिबास में। उसकी मॉम भी यहीं कहीं होगी। चलो आओ अंदर चलते हैं, तुम्हें कुछ ख़ास लोगों से मिलवाता हूँ। वो फाखिर का ख़ास अच्छी तरह जानता था। मूड नहीं है? हैरत है, वो हंसा। चलो जब मूड हो आ जाना। वो आंख मारता उठ खड़ा हुआ। ईसा वहीं बैठा रहा। पता नहीं मॉम कहाँ थी, डैड यहाँ होते या दूसरी गाड़ी मौजूद होती तो वो इस तरह पाबंद होकर ना बैठा होता। सिगरेट ख़त्म हो गई तो उसने दूसरी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। हाथ किसी और चीज़ से टकराया। उसने वो चीज़ बाहर निकाली और एकदम गहरी सांस ली। वो उस लड़की की टूटी तस्वीर थी। पिछले चंद दिनों से वो शदीद ज़हनी अजियत से गुजर रहा था। रोती हुई आंखें उसके दिमाग से चिपक गई थी। मुबीन को खुद तस्वीर फेंकने का कहकर वो उसे 2 दिन पूरे घर में ढूंढता रहा था। उसने सामने मौजूद टेबल पर तस्वीर रखी और उसे देखे। क्या वो आसेब ज़दा थी या जाने उसमें कोई कशिश थी? क्या तुमने तस्वीर पढ़ना शुरू कर दी है? वो चौंका, फिर पलट कर देखा। मैरी को देखकर मूड कुछ और बिगड़ा। मेरे ख्याल से इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। तस्वीर जेब में डाल दी। तुम इतने मजहबी कब से हो गए? वो हंसते हुए उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। इट्स माई लाइफ, मेरी मर्जी, मैं मजहबी बनूं या जो भी करूं, नन ऑफ योर बिजनेस। वो रखाई से कहते उठ खड़ा हुआ। आज जो भी उसके मुंह लगता वो उसका ज़रा भी लिहाज नहीं करेगा, ये तय था। तुम तो गुस्से में लगते हो। गो वो उसकी उस बदतमीजी पर तिलमिलाई थी, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार थी। चलो छोड़ो, तुम मेरे डैड से मिले? चलो मिलवाती हूँ। उसने बेतकल्फी से ईसा के बाजुओं को थामा। मैं तुम्हारे डैड से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं। मैरी, लीव मी अलोन, गो एंड एंजॉय द पार्टी। उसके हाथ से अपना बाजू खींचा और वहाँ से चला गया। समझता क्या है ये खुद को? मैरी पैर पटक कर रह गई। मॉम, आपको मस्जिद कितनी देर है? माथे पर ढेरों बल लिए वो शहवार के पास आया। वो जो चंद खवातीन के साथ महबूब गुफ्तगू थी। ईसा को देखकर मुस्कुराई। ईसा, इनसे मिलो, मिसेस फ़ायज़ा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। और फ़ायज़ा, ये ईसा है, मेरा बेटा। मोहब्बत से उसके चेहरे को देखा। नाइस टू मीट यू बेटा, बहुत जिक्र सुना है तुम्हारा। क्या करते हो? नाइस टू मीट यू टू आंटी। मॉम घर चलें या फिर मैं अकेला ही चला जाऊँ? शहवार की मुस्कुराहट थमी। एक्सक्यूज़ मी, माजरत करते हुए उसे बाजू से थामा और कदरे खामोश गोशे में ले गई। मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? इट्स सो बोरिंग। आपके फ्रेंड्स के बच्चे मम्मी डैडी टाइप हैं, अजीब चिपकू। वो खराब मूड के साथ कह रहा था। ईसा, रिलेटिव हैं हमारे आपके, मुझे ख्वामखा के रिश्ते नहीं बनाने। शहवार ने जब से उसे देखा मूड बिगड़ा हुआ था। चेहरे पे हद दर्जा बेजारी और उखड़पन था। अब वो उसे 1000 समझाती, उसने वहाँ नहीं रुकना था। वो जानती थी। 10 मिनट रुको, मैं मिसेस जफर से माजरत करके आती हूँ प्लीज़, वो बेजारी से कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शहवार को घर छोड़ने के बाद वो क्लब आ गया। कितनी देर जाने वहाँ बैठकर स्मोकिंग करता रहा। वो तस्वीर उसकी जेब में थी और उसके दिल पर भारी पड़ रही थी, या शायद कुछ और था जो उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नाजुक सी आवाज़ पर उसने रुख मोड़ा और पीछे खड़ी सोफिया को देखा, जिसने जींस पर वाइट शर्ट पहन रखी थी। लिबास नामुकम्मल था। वो कंधे झुकाकर दोबारा सामने देखने लगा। थैंक्स, मैं फ्रेंड्स के साथ आई थी, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। और वो उसके साथ बैठती बताने लगी। मैं ठीक हूँ यहीं। उसकी नज़रें सामने जमी थी। स्याह डेकोरेटेड वॉल, स्याह रंग, स्याह अबाया, स्याह दस्ताने में मकीद हाथ। उसने सर झटका। क्या तुम स्मोकिंग बंद नहीं कर सकते? मुनाक सुकेरती कदरे हुक्मिया लहजे में बोली। नहीं। इस कदर साफ इनकार पर सोफिया का चेहरा फीका पड़ा। फिर वो मुस्कुराई। एक्चुअली मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। फिर तुम कहीं और जाकर बैठ सकती हो, बेरुखी से कहते उसे देखा। इट्स ओके, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। ईसा ने जवाब नहीं दिया। वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था। हेलो, उसने ईसा के चेहरे के आगे हाथ हिलाया तो वो चौंका। चल हमें उसकी आंखों को देखता रहा, फिर हल्का सा उसकी तरफ झुका। तुम्हारी आंखें क्या बहुत खूबसूरत हैं, वो इतराई। वो उसकी आंखों जैसी हैं। किसकी? वो चल हमें यूं ही झुके झुके उसकी आंखों में देखता, फिर सीधा हुआ और चेहरा वापस मोड़ा। चल हमें ऐश ट्रे को घूरा और फिर झटके से उठकर बाहर चला गया। उन आंखों का रंग एक जैसा था, लेकिन वो आंखें एक जैसी नहीं थी। अभी वो एंट्रेंस पर पहुंचा ही था जब नज़र सामने चेयर पर बैठी लड़की पर पड़ी। वो टिश्यू से आंखें पूंछ रही थी। ईसा के कदम रुक गए तो आंखें शिद्दत से याद आई थी।
फिर वो कहीं लम्हे रुककर उसे देखे गया, यहाँ तक कि उस लड़की ने नजरें उठाकर ईसा को देखा। आंखों में नागवारी उभरी। फिर वो बुड़बुड़ाते हुए वहां से उठ गई। उसके जाते ही वो जैसे होश में आया, खुद पर लानत भेजी और बाहर की तरफ बढ़ गया। गाड़ी पार्क करते हुए वो जैसे ही बाहर निकला तो नजर सामने खड़ी स्पोर्ट्स बाइक पे पड़ी। हैरानी से आगे बढ़ा और बाइक को देखा। बाइक के पास वो चंद लम्हों के लिए रुका। वहां हयात ठहरे थे। उसे देखते मुस्कुराए। सो इसलिए मेरी गाड़ी वर्कशॉप गई हुई थी? उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। क्या तुम्हें पसंद आई? उन्होंने चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। अच्छी है, लेकिन इस गिफ्ट की वजह जान सकता हूँ? अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लो। मेरा बर्थडे नेक्स्ट मंथ है। नेक्स्ट मंथ तुम इंग्लैंड होगे? राइट। मैं आई। अब्रू से बाइक की तरफ इशारा किया। इस वक्त बिल्कुल भी नहीं, सुबह जहाँ जाना हो चले जाना। ओके। कंधे झुकाकर आगे बढ़ गया। फिर चंद लम्हे के लिए रुका और मुड़कर हयात साहब को देखा। डैड? थैंक्स। हयात मुस्कुरा दिए। वो उस वक्त तक सो जाया करते थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक देखने के लिए अब तक जाग रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि उस चमक के लिए वो अपनी हर शय वार सकते थे। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और धड़ाम से बेड पर औंधे मुंह गिर गया। अजीब बेचैनी और उदासी थी। जहन में बार बार वो रोती हुई आंखें आ जाती, तस्वीर ढूंढती हुई वो लड़की, उसकी चमकती आंखें, आखिरी बार की गुफ्तगू। वो जैसे उसे एक शाम में कैद हो गया था। जाने रिहाई मुमकिन थी भी या नहीं। उसकी आंखें बंद होने लगी थी और तभी जहन में कोई ख्याल सा आया था। तुम ले क्यों नहीं लेते कोई तस्वीर? जैन को अब कोफत हो रही थी। वो आधे घंटे से उसके साथ मुख्तलिफ दुकानें फिर रहा था, कभी वहाँ कभी यहाँ। और ईसा को कोई तस्वीर पसंद ही नहीं आ रही थी। मुझे तस्वीर नहीं, एक ख़ास तस्वीर चाहिए। वो दुकान का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। पीछे हमने हज़ारों ख़ास तस्बीहात देखी हैं, लेकिन वो नहीं देखी जो मुझे चाहिए थी। देख भाई। जैन उसके सामने आया तो वो चलते चलते रुका। तुम्हें पढ़नी तो तस्बीह ही है ना, कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? उस आधी टूटी तस्बीह को जोड़कर क्या करोगे? तुम्हें किसने कहा मैं तस्बीह पढ़ने के लिए ढूंढ रहा हूँ? अबरोज का सवाल किया। तो फिर किस लिए ढूंढ रहे हो? उसे हैरत हुई। वैसे ही। इस सवाल का जवाब तो वो खुद भी नहीं जानता, तो कंधे झुकाकर आगे बढ़ गया और जहन बेजारी से उसके पीछे। ये आपको यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। इस तरह की तस्बीहात सऊदिया में होती है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ भी मुश्किल से मिलेगी। ये इससे खालिस मोतियों से बनाया गया, और इस तरह की तस्बीहात नायाब होती हैं। उमर रसीदा दुकानदार ने तस्बीह ईसा को वापस कर दी। तो क्या अब हम सऊदी जाएं? जैन की ज़बान फिसली। दुकानदार ने एक नज़र उसे देखा और फिर संजीदगी से तस्बीह वापस जेब में डालते ईसा को। आप जाना चाहें तो चले जाएं। पाकिस्तान में ऐसी तस्बीहात मुश्किल से ही मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। ईसा सर को खम देकर वापस पलट गया। डोंट टेल मी कि तुम अब सऊदिया जाने का सोच रहे हो। वो दुकान से बाहर आकर ईसा को देखते कहने लगा। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे जेबों में हाथ डालकर चलते वो लापरवाह नजर आता था। सीरियसली? एक तस्बीह के लिए तुम सऊदिया जाओगे? वो एकदम ईसा के सामने आया। ईसा रुका। या फिर इतनी तलाश की वजह सिर्फ तस्बीह नहीं है, बल्कि कुछ और है? गौर से घूर कर उसे देखा। ईसा के गले में गिल्टी उभरी। और क्या वजह होगी? वो तो तुम्हें मालूम होगा। कोई और वजह नहीं है, और दिमाग मत खराब करो मेरा। वो उसे झिड़क कर कहता साइड से होकर चलने लगा। तुम्हें ये मिले कहाँ हैं? जैन के अंदर का जासूस जाग चुका था। मार गिला पर। वो जान छुड़ाने को बोला। और किसने दी? किसी ने नहीं। फिर क्या? फिर मतलब खुद ब खुद कैसे मिल गई? मिल गई बस यूं, जैसे सरे राह कोई भी मिल जाता है जो दिमाग से चिपक जाता है। वो कदर धीमे लहजे में बोला था, लेकिन जैन ने भी फिर भी सुन लिया था। वो एक बार फिर उसके सामने रुका। दिल से या दिमाग से? बत्तीसी निकालकर उसे देखा। ईसा ने उसे घूरा। बकवास ना करो, सोच लो। मुझे तो मामला दिल का ही लगता है। वो शरारती अंदाज में कहता उसके पीछे आ रहा था। ईसा ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। फैसल मस्जिद से मगरिब की अजानों की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा फैल रहा था और मार्गिला हिल्स पर अब इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे, और जो वहाँ थे वो भी अब वापस लौट रहे थे। वो चलते चलते उस पहाड़ी के करीब रुका जहाँ उसने चंद दिन पहले उस लड़की को देखा था। चल लम्हे वहाँ खड़ा रहा और फिर साथ रखे पत्थर पर बैठ गया। वो कुछ देर पहले जैन को उसके घर उतार कर बेमकसद गाड़ी इधर उधर घुमाता रहा था, और फिर खुद ब खुद गाड़ी का रुख उस तरफ मोड़ दिया। जेब में हाथ डालकर टूटी तस्बीह निकाली और उसे देखे गया। एक तस्बीह ही तो थी। वो उसकी तलाश में पूरा दिन क्यों फिरता रहा था? क्योंकि मैं ये तस्बीह जोड़कर उस लड़की को वापस करना चाहता हूँ। उसने बिलाखिर जहन को उस तस्बीह के पीछे की सारी कहानी बता दी थी। वो चंद लम्हे ईसा को देखता रहा। क्यों? वो उसके लिए रो रही थी। उसके रोने से तुम्हें क्या मतलब? मुझे है मतलब। वो रोती हुई आंखें मेरे दिमाग से चिपक गई हैं। दिमाग से या दिल से? उसने जैन को घूरा।
बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तस्वीर उसे वापस करना चाहता हूँ। और ये वो बहाने थे जो उसने ज़ैन और खुद उस तलाश पे दिए थे, लेकिन वो तलाश जो उसे उस मॉल में और पहाड़ी पे ले आई थी, उसका क्या बहाना देता। उसने गहरी सांस लेते इर्द गिर्द देखा। वो पिछले चंद दिन से शदीद बेचैनी, उलझन और इज़्तिराब का शिकार था। उसे लगता था वो तस्बीह आसेब ज़दा है, लेकिन वो शायद उस तस्बीह से जुड़े जज्बात थे जो आसेब ज़दा थे। ढलती शाम और इर्द गिर्द फैले अंधेरे में वो वहाँ बैठे। उसने बिलाखिर खुद से सच बोल दिया। उसे वो तस्बीह उस लड़की को देनी थी क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था। और क्यों मिलना चाहता था, उसके लिए उसने खुद को कोई बहाना नहीं दिया। ज़ैन सही कहता था, वो तस्बीह उसके दिमाग से नहीं दिल से चिपक गई थी। उसने तस्बीह अपने हाथ पर फैलाई और उसके टूटे हिस्से पर हाथ फेरा। चीज़ें आसेब ज़दा नहीं होती, लोग आसेब ज़दा होते हैं। जैसे वो अजनबी लड़की उसे आसेब ज़दा कर गई थी। वो अपनी टूटी तस्बीह का एक हिस्सा वहाँ छोड़ गई थी और एक हिस्सा अपने साथ ले गई थी। लेकिन वो सिर्फ एक टूटी तस्बीह नहीं, बल्कि उसके दिल का एक हिस्सा भी साथ ले गई थी। और अब अधूरा हिस्सा उसे बेचैन कर रहा था। तस्बीह जेब में डालते वो खुद पर हंसा। आह ईसा हयात, आह किस रोग को सर ले लिया तुमने, किस रास्ते पर चल पड़े हो। तो क्या ये बेचैनियाँ सारी ज़िंदगी का मुकद्दर ठहरी हैं। वो नहीं जानता था कि वो अब क्या करेगा। वो उसका नाम तक नहीं जानता था। उससे मिलना तो बहुत दूर की बात थी। नाम? वो चौंका। फ़ौरन से तस्बीह निकाली। तस्बीह के इख्तिताम पर एक चौकोर सिरा था जिस पर चंद हर्फ गढ़े थे। उसे ये पहले भी नज़र आया था, लेकिन उसने डिज़ाइन समझ के नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब की बार वो उसे नज़रअंदाज ना कर सका। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके तस्बीह पर फोकस किया। कुरत, उसने ज़ेर लब उर्दू में लिखे वो 3 लफ्ज़ पढ़े। उस दिन मॉल में जिस लड़की ने उसे उठाया था, वो कुरत के साथ शायद कुछ और भी कह रही थी, लेकिन उसे याद नहीं था। तो यानी वो अपने नाम का आधा हिस्सा उसके पास छोड़ गई थी और आधा हिस्सा साथ ले गई थी। उसने वहाँ बैठे बैठे तस्बीह के दाने गिने। वो 50 दाने थे। जब वो तस्बीह उसे मिली थी तो उसने टूटे धागे पर गिरा लगा दी थी ताकि दाने मज़ीद ना गिरें। अधूरी टूटी तस्बीह और नामुकम्मल नाम। सो अगर अधूरा वो था तो मुकम्मल वो भी ना थी। उसने कहा था कि वो दुआ करेगी कि वो दोबारा दोनों कभी ना मिले। वहाँ उस तस्बीह को थामे ईसा ने दुआ की कि काश उसने वो दुआ ना की हो, और अगर की थी तो वो कबूल ना हो। हाँ, काश उसकी दुआ कबूल ना हो, काश। तस्बीह जेब में डालकर वो उठ खड़ा हुआ। चंद गहरे सांस लिए और आंखें बंद किए, सर हल्का सा पीछे किया। वो चल लम्हे पहले अदराक से गुजरा था, मोहब्बत का अदराक। वो सारी बेचैनी, उलझन और इज़्तिराब सबका इख्तिताम हुआ और एक नया सफ़र और दर्द शुरू हुआ। ला हासिल या हासिल के बीच अटकता सफ़र। कुर्रत धीरे से आहिस्ता से उसका नाम लिया, यूँ जैसे हवाओं से भी उसका नाम छुपाना चाहता। होंठों पे मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। सफ़र का आगाज़ था। मोहब्बत सरूर दे रही थी और वो उस सरूर में ही रहना चाहता था। अंधेरा फैल रहा था। पंछी घरों को लौट रहे थे और पहाड़ी के ऊपर खड़ा लड़का उसी तरह सर हल्का सा पीछे को झुकाए मध्यम सा मुस्कुरा रहा था। ज़ैन खाने से हाथ रोक के मुंह खोले सामने आराम से खाना खाते ईसा को देख रहा था। उसे चंद लम्हे लगे शौक से बाहर आने में। तो यानी तुम्हारा मतलब है तुम्हें मोहब्बत हो गई है? मैं स्पेनिश में बात नहीं कर रहा, यानी मेरा यही मतलब है। ओह खुदाया, वो भी उससे तस्बीह वाली से तमीज़ से उसे घूरा, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यानी तुमने उसे देखा तक नहीं और तुम्हें उस तस्बीह वाली से मोहब्बत हो गई? वो अभी तक बेयकीन था। अगर तुम एक मर्तबा और उसके बारे में इस तरह बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो मेज़ पर हाथ रखता सख्त लहजे में बोला। ओके रिलैक्स। ज़ैन ने हाथ उठाकर एहतियात से उसे देखा। लेकिन मुझे ये बताओ कि बिना चेहरा देखे कैसे मोहब्बत हो गई? बस हो गई। ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। ज़ैन बदमज़ा सा होकर पीछे को हुआ। चंद दिन की मोहब्बत, एडवेंचर और बस, जैसे पहले होता था। हाँ ठीक है, उसे लगा था यह मोहब्बत का मामला, लेकिन ऐसी मोहब्बत, ऐसी अजीब मोहब्बत, बगैर देखे कैसे हो मोहब्बत हो गई? मैं तुम्हें वजाहत नहीं दे सकता ज़ैन। कितने दिन के लिए हुई है? क्या मतलब कितने दिन के लिए हुई है? उसके माथे पर बल पड़े। मतलब ये कि मुझे ये सिर्फ अट्रैक्शन लग रही है। एक पर्दा करने वाली लड़की जो हमारे सर्कल से मुख्तलिफ है, उससे अट्रैक्शन जो चंद दिन के लिए ही है, ये अट्रैक्शन नहीं है। होती तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा उसे ढूंढने के लिए मर न रहा होता। मैं तो फिर भी कहता हूँ चंद दिन इंतज़ार कर लो। चंद दिन बाद अगर मोहब्बत बाकी रही तो फिर उसे ढूंढ लेंगे। उन्हें जोर देकर कहा। ज़ैन थोड़ी देर को खामोश हो गया। कहीं तुम्हें सच्ची वाली मोहब्बत तो नहीं हो गई? तशवीश से उसे देखा।
तो क्या मैं अब तक बकवास कर रहा था? मामला सीरियस लगता है। अच्छा बताओ क्या करना है? वो आगे को हुआ। कोई अपनी जान माल सब पेश कर दिया। उन्हें ढूंढना है यार, कहीं से भी बस ढूंढना है। कहाँ रहती है, मतलब कहाँ रहती है? गड़बड़ा कर तसई किए। मैं नहीं जानता। इस्लामाबाद की है। नहीं मालूम। कोई और शहर? सेम आंसर। तुझे कुछ मालूम भी है? उसे गुस्सा आया। हाँ, ये कि वो किसी मदरसे में पढ़ती है या पढ़ाती हैं। वाह, यानी अब हम दोनों पाकिस्तान के सारे मदरसे घूमेंगे। तुम्हें क्या मैं CID वाला लगता हूँ जो सिर्फ एक जुमले से पूरा इंसान ढूंढ लेगा? ईसा ने जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला और मेज पर पटका। मेरे ख्याल से ये कीमत काफ़ी होगी। नहीं, चबा चबा कर कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे एक क्रेडिट कार्ड पे बिक जाऊंगा? उसने क्रेडिट कार्ड उठाकर जेब में डाल दिया। इतने तो सिर्फ तुम्हारी महबूबा की तलाश में लग जाएंगे। जैन, ये आखिरी बार था। अब अगर तुमने कोई ऐसी बात या लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारा जरा भी लिहाज नहीं करूंगा। अपने अल्फाज ध्यान से मुंतखब करना, क्योंकि फिर नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उंगली उठाकर उसे वार्न किया। जैन ने खुद को ढेरों कोसा। उसे भी शहद के छत्ते में हाथ डालने का शौक था। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि वो किसी मदरसे में पढ़ती या पढ़ाती हैं? वो अब मुकम्मल संजीदा था। मजीद एक लफ्ज ऐसा वैसा नहीं, वरना वो क्रेडिट कार्ड और शायद अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता। मार्गिला पे उनके गले में किसी मदरसे का कार्ड देखा था। डिज़ाइन याद है लेकिन नाम नहीं पढ़ा था मैंने। सो अब वो किसी मदरसे के रेफरेंस से आई थी। मैं इस्लामाबाद का हर मदरसा छान मारूंगा जैन, लेकिन किसी तरह उन्हें ज़रूर ढूंढूंगा। वो एक कज़म से बोला। हम मिलकर ढूंढ लेंगे। मेरे सारे दोस्त जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं किस दिन काम आएंगे? वो उसे देखते नरमी से मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि मेरी मदद अगर कोई शख्स कर सकता है तो वो तुम हो। तुम्हारी सारे शहर के ऊंचे और 2 नंबर लोगों से दोस्ती है और तुम्हारे ये सारे घटिया और ऊंचे कॉन्टैक्ट्स मेरे काम आएंगे। आखिर को किसी मदरसे में किसी लड़की का पता कराना आसान काम है। वो जो मुस्कुराकर उसकी तारीफ सुन रहा था, तताम पर मुस्कुराहट सिमटी, माथे पर बल पड़े। कह लो जो कहना है, मैं भी दोस्ती की वजह से मजबूर हूँ करते सर झटका और जेब में मौजूद क्रेडिट कार्ड की मौजूदगी की तसल्ली की। ईसा हयात का बैंक बैलेंस लामहदूद था, यानी उसकी किस्मत खुल गई थी। महानूर के साथ किचन की तरफ जाते हुए उसने बस लम्हा भर को पलट कर देखा था। जवाद पुप्पो के साथ ठहरा हुआ था। उसके साथ 1-2 कज़न और भी थे। तुम लोगों ने मर्दों को भी बुलाया था? माइयों की रस्म खालिस लड़कियों की थी, तो उसे लड़कों का अंदर होना समझ नहीं आया। पुप्पी की छोटी बेटी किरण की आज माइयों थी। उसके ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए पुप्पो 18 साल की उम्र में ही उसे ब्याह रही थी। अंदर किधर? घर में। महानूर ने गर्दन मोड़ी, फिर जवाद को देखकर जैसे उसे समझ आ गई। क्या कुरत घर के लड़के हैं? खुशकी से कहते हुए उसने प्लेटों में सालन डाला। वैसे ही पूछ रही थी बस। वो कुछ खामोश सी हो गई के बाद फिर उसके पर्दे पर आती और बहस शुरू हो जाती। महानूर ने कुछ नहीं कहा। सालन डालकर वो जाने लगी जब कुरत पर नजर पड़ी और वो वहीं ठहरी थी। अब्रू अचकाए तो उसने गहरी सांस ली। तुम चलो नूर, मैं आती हूँ। अब तुम मत ये कहना कि तुम बाहर नहीं आ रही। वो उकता गई। मैं नहीं आ रही। ओह अल्लाह जी, कुरत वो कज़न है, इतना भी क्या पर्दा। तुम जाओ नूर। तहम्मुल से उसे देखा तो महानूर बुड़बुड़ाते हुए बाहर चली गई। वो वहीं ठहरी रही। कम से कम जब तक जवाद और दूसरे लड़के वहां पर थे वो बाहर नहीं जाने वाली थी। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे जब किचन के बाहर से बातों की आवाज़ आने लगी। वो झटके से आगे बढ़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने नकाब नहीं ले रखा था क्योंकि किरण ने कहा था कि सब औरतें ही होंगी। सो यहाँ आकर उसने अबाया उतार कर रख दिया था। गो सर पे हिजाब था, लेकिन फिल वक्त उसे दरवाज़ा बंद करने का ख्याल ही सबसे पहले आया था। खड़ाक की आवाज़ पर जवाद और उसके साथ चलता जासिम रुका। दरवाज़ा जालीदार था, इसलिए उसे गुलाबी आंचल नजर आ गया था। लबों पे मुस्कुराहट उभरी। जासिम को जाने का इशारा करता वो दरवाजे तक आया। वैसे इस पर्दे की ज़रूरत तो नहीं है खास। दरवाजे के पार खड़ी कुरत का दिल जोर से धड़का। वो जानता था कि दरवाजे के पार वो थे। अब भला कज़नों से कैसा पर्दा, और कज़न भी वो जिससे मुमकिन है आपकी शादी हो जाए। वो जिन आवारा दोस्तों की सोहबत में बैठता था शायद उन्हीं का असर था, वरना उनके ख़ानदान में कोई भी इतना बेबाक नहीं था कि अपनी कज़न से ऐसी बात करता। कुरत का चेहरा धुआं धुआं हुआ। कुरत उलैन। वो खामोश रही। क्या तुम सुन रही हो? कुछ आगे को होकर जाली से झांका। वो फौरन बाएं तरफ हुई। मैं जानता हूँ ये तुम हो, लेकिन खैर कर लो जितने पर्दे करने, बाद में देखेंगे कैसे खुद पे ये 100 गज की चादरें लपेटती हो। इस्तज़ाई अंदाज में कहता हुआ वो पलट गया। वो सीने पे हाथ रख के वहीं बैठती चली गई। और ये वो शख्स था जिसके साथ उसका नसीब जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उसके हलक में आंसू अटके बेइख्तियार सर उठाकर ऊपर देखा।
अल्लाह, बस एक लफ्ज़, एक आह, दिल से पुकारा गया एक नाम, गहराइयों से की गई एक दुआ और मुझसे हो जाया करते हैं। तो ये थी इसकी आज की तीसरी एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वो मुझे बड़ा उसका वो ओवर सा लगा रिएक्शन, जब वो तस्वीर के बारे में बार बार पूछ रहा है और वो कहता है कि तस्वीर मेरे पास है, तो तब उसका रिएक्शन होता है कि मैंने क्या करनी है, तस्वीर रख लो अपने। मतलब वो ओवर लगा मुझे थोड़ा सा, इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। और जब वो गुम हो जाती है तब भी उसका रिएक्शन बहुत ही अब नॉर्मल था, उसने बहुत ओवर रिएक्ट किया। मुझे तो ऐसे ही लगा कि देख लूँगा मैं सबको, तस्वीर तुमने घुमा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो पहले तुमने ही कहा था, तुम्हें अपनी बातें याद नहीं है जो तुमने पहले कही थी। कितना फजूल इंसान लगा मुझे वो। और उसके बाद फिर कुर्रत वाला और ये इस तरह के सीन हुए कि उसके कज़न्स के पर्दा, शरई पर्दा, जाहिर सी बात है पर्दा ऐसा ही होना चाहिए जैसा उसने किया है। और देखते हैं कि अब तो उसका वो पता चल गया कि वो उसको पसंद करता है और अब वो उसको तलाश कर रहा है, तो अब वो उसको कैसे तलाश करेगा ये तो अब हमें आगे ही पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।